Today, I will be presenting the topic Generally Accepted Accounting Principles. So let's start. First of all, what is GAAP? GAAP stands for Generally Accepted Accounting Principles. ये वो set of rules हैं जो कि different organizations अपनी financial transactions की information को store करने के लिए use करते हैं और almost तमाम organizations ही इन्हीं rules को follow करती हैं. Now a question may arise in your mind कि rules बनाए किसने? So two American companies called FASB, which stands for Financial Accounting Standards Board, and AICPA, American Institute of Certified Public Accountants. ये वो कंपनीज हैं जिन्होंने रूल्स इंट्रोड्यूस कराए और इन्हें इन्फोर्स भी कराया और अब तमाम ऑर्गेनाइजेशंस इन्हें फॉलो करती हैं. इनका फायदा ये है कि इस तरह से अकाउंटिंग की जो इंफॉर्मेशन है और जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं वो कंसिस्टेंट रहती हैं ओवर अ टाइम पीरियड. और दो कंपनीज अपनी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को कंपेयर भी कर सकते हैं if they are following the same set of rules. Next are some accounting principles. Some of these are business entity principle, money measurement principle, accounting period, full disclosure, materiality, conservatism, and accrual. So let's take a look into these principles. The first one is business entity principle. इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग बिजनेस और उसका ऑनर तो सेपरेट एंटिटीज हैं. ऑनर की अपनी जितनी भी पर्सनल ट्रांजैक्शंस होती हैं, वो कोई चीज खरीद रहा है या बेच रहा है, तो उसकी इंफॉर्मेशन बिजनेस की बुक्स ऑफ अकाउंट्स में स्टोर नहीं की जाती. ऑनर और बिजनेस अपने सेपरेट बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करते हैं. अगर ऑनर अपने बिजनेस से कोई कैश विदड्रॉ कराता है या कोई प्रोडक्ट पर्सनल यूज के लिए लेता है तो उसको एज ए ड्राइंग कंसीडर किया जाता है और उस एज अ रिजल्ट ऑफ दैट ड्राइंग उसका कैपिटल रिड्यूस हो जाता है. प्रोप्राइटर को फर्म के लिए क्रेडिटर भी कंसीडर किया जाता है. इसका मतलब ये है कि बिजनेस ने क्रेडिटर से या ऑनर से कुछ लोन लिया है जो एट द एंड ऑफ द बिजनेस उसने उसको रिटर्न करना है. नेक्स्ट इज मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल. इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग सारी की सारी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं की जाती, सिर्फ वही की जाती हैं जो कि मनी की फॉर्म में रिप्रेजेंट हो सके. फॉर एग्जांपल, अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन कोई मशीनरी बाय करती है तो ऑब्वियसली उस मशीनरी की कोई ना कोई मॉनेटरी वर्थ होगी, मॉनेटरी वैल्यू होगी. सपोज लाइक 20,000 की मशीनरी अगर बाय की है तो हम अपनी जर्नल में वो अमाउंट मेंशन कर देंगे. इसी तरह अगर किसी की ऑर्गेनाइजेशन में चोरी हो जाती है, लाइक 1 लाख का सामान चोरी हो गया है, तो हम उसको अपने जर्नल में मेंशन कर सकते हैं कि 1 लाख की थेफ्ट हुई. ऑन दी अदर हैंड कुछ इवेंट्स ऐसे भी होते हैं जो कि मनी की फॉर्म में मेंशन नहीं किए जा सकते. लाइक आजकल पेंडेमिक चल रहा है, तो इस पेंडेमिक में बहुत से बिजनेसेस अफेक्ट हुए हैं, तो हम इसकी इंफॉर्मेशन बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नहीं रिकॉर्ड कर सकते कि कितना लॉस हुआ है. नेक्स्ट इज अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल. ये जानने के लिए कि बिजनेस प्रॉफिट में गया या लॉसेस में गया, ये तो एट द एंड ऑफ द बिजनेस ही सही तरह से पता चल सकता है. लेकिन बिजनेसेस अपने बिजनेस की लाइफ साइकिल को डिफरेंट पीरियड्स में, स्मॉलर पीरियड्स में डिवाइड करते हैं प्रॉफिट और लॉसेस को जज करने के लिए, ताकि वो उसके अकॉर्डिंग मेजर्स ले सकें. some organization use calendar year और कुछ fiscal year को भी यूज करते हैं. fiscal year 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है. इसके अलावा कुछ कंपनीज एनुअली जो है वो प्रॉफिट्स और लॉसेस कैलकुलेट करती हैं, कुछ सेमी एनुअली और क्वार्टरली भी करती हैं. नेक्स्ट इज फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल. अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल सारी की सारी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की इंफॉर्मेशन बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड की जाती है. कोई भी इंफॉर्मेशन को हम लीव आउट नहीं कर सकते. ये इसलिए किया जाता है ताकि हमारी जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो. अगर इन केस कि अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन या कोई पर्सन हमारी कंपनी पे कोई केस फाइल करते हैं करप्शन का या कोई भी, तो हम कोर्ट में अपने आप को डिफेंड कर सकते हैं यूजिंग आवर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के. हम बता सकते हैं कि हमारे पास मनी कहाँ से आई और हमने कहाँ पे उसको यूज किया. और कंपनीज ऐसे भी नहीं कर सकती कि बैंक से लोन लेने के लिए वो अपने एसेट्स ज्यादा शो कराते हैं और अपनी लायबिलिटीज को कम करके दिखाएं. सो दिस इज ऑल्सो नॉट अलाउड अकॉर्डिंग टू फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल.
नेक्स्ट इज मटीरियलिटी प्रिंसिपल। मटीरियलिटी प्रिंसिपल फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल की एक्सेप्शन है। फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल ये कहता है कि तमाम की तमाम फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड करना है, लेकिन मटीरियलिटी प्रिंसिपल ये कहता है कि ये जो इररेलेवेंट इंफॉर्मेशन है, जो इनसिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन है, उसको डिस्क्लोज करने की जरूरत नहीं है। जो लार्ज स्केल कंपनीज होती हैं और सक्सेसफुल बिजनेसेस होते हैं, उनके लिए ट्रिवियल इंफॉर्मेशन का कोई फायदा नहीं होता। अगर वो हर छोटी सी छोटी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने लग जाए तो उसको मैनेज करना बहुत मुश्किल होगा और वो उनके लिए इतनी यूजफुल भी नहीं होती। Next is prudence. What is prudence? It is a policy of playing safe. Accountants अपने business के लिए बहुत सी assumptions लेते हैं। कुछ assumptions positive होती हैं और कुछ negative होती हैं। इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग अगर अकाउंटेंट्स को या बिजनेस को लगे कि उनका बिजनेस फ्यूचर में लॉस में जा रहा है, तो वो उसको कंसीडर करते हैं और उसके अकॉर्डिंग ही मेजर्स भी लेते हैं ताकि वो उसको प्रिवेंट कर सकें। ऑन दी अदर हैंड, अगर बिजनेस ये एक्सपेक्ट कर रहा हो कि उनको फ्यूचर में कोई प्रॉफिट मिलने लगा है, तो ऐसे पॉजिटिव असम्पशंस को इग्नोर कर दिया जाता है, सिर्फ नेगेटिव असम्पशंस को ही कंसीडर किया जाता है। नेक्स्ट इज एक्रूअल बेस्ड अकाउंटिंग। एक्रूअल बेस्ड अकाउंटिंग कैश बेस्ड अकाउंटिंग का ऑपोजिट है। कैश बेस्ड अकाउंटिंग के अकॉर्डिंग ट्रांजैक्शंस को तभी रिकॉर्ड किया जाता है जब कैश रिसीव हो या कैश पे किया जाए। एक्सपेंसेस का तब रिकॉर्ड किया जाता है जब कैश पे हो, और रेवेन्यू का जब हमें कैश रिसीव हो। लेकिन एक्रूअल बेस्ड अकाउंटिंग के अकॉर्डिंग ट्रांजैक्शंस को तभी रिकॉर्ड किया जाता है जब वो अकर हो, यानी एक्सपेंसेस जब अकर हो और रेवेन्यू जब जनरेट हो, उसको तभी रिकॉर्ड किया जाता है। इसका फायदा यह है कि हम प्रॉफिट्स और लॉसेस को इफेक्टिवली जज कर सकते हैं। यानी अगर मई के मंथ में कुछ सेल्स हुई हैं और उसकी अमाउंट हमें जून के मंथ में मिल रही है, तो हम उसको मई के मंथ में ही रिकॉर्ड करेंगे, बिकॉज वो उस मंथ का प्रॉफिट है। नेक्स्ट इज डुअल इफेक्ट प्रिंसिपल। इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हर ट्रांजैक्शन एटलीस्ट 2 अकाउंट्स को इफेक्ट करती है। अगर एक अकाउंट डेबिट हो रहा है तो दूसरा क्रेडिट होगा। हर डेबिट का एक इक्विवेलेंट क्रेडिट होता है। ये डबल एंट्री सिस्टम में ऐसा होता है। इसके अलावा एक और सिस्टम भी है विच इज सिंगल एंट्री सिस्टम, जो कि पहले यूज किया जाता था, लेकिन अब मॉडर्न अकाउंटिंग में डबल एंट्री सिस्टम यूज होता है। इसका फायदा ये है कि एट द एंड ऑफ अ मंथ जर्नल एंट्रीज में डेबिट और क्रेडिट साइड इक्वल आएगी अगर अकाउंट्स बिल्कुल सही प्रिपेयर किए हों। तो हम इस इफेक्ट के अकॉर्डिंग ये चेक कर सकते हैं कि हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स करेक्ट भी हैं कि नहीं। नेक्स्ट इज मैचिंग प्रिंसिपल। इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग एक अकाउंटिंग पीरियड के रेवेन्यूज और एक्सपेंसेस मैच होने चाहिए। इसका मतलब ये है कि अगर मार्च के मंथ में कुछ सेल्स हुई हैं जिनका कमीशन एम्प्लॉयज को मई के मंथ में मिलना है, तो मैचिंग प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग वो कमीशन मार्च के मंथ में ही मेंशन किया जाएगा, क्योंकि वो उस सेल्स से रिलेट कर रहा है, तो वो उसी मंथ में मेंशन किया जाएगा एंड नॉट इन द मंथ ऑफ जून। ये एक्रूअल कॉन्सेप्ट की ही एक एक्सटेंशन है। नेक्स्ट इज रेवेन्यू रिकग्निशन प्रिंसिपल। अगेन दिस इज ऑल्सो एन एक्सटेंशन ऑफ एक्रूअल बेस्ड अकाउंटिंग। ये उसी को ही फॉलो करता है। इसके अकॉर्डिंग रेवेन्यू जब जनरेट हो उसको तभी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में मेंशन कर दिया जाता है। यानी कोई प्रोडक्ट हमने सेल किया है, जब किसी को कोई सर्विस प्रोवाइड की है, तो इसकी जो इंफॉर्मेशन है वो तभी रिकॉर्ड की जाएगी एंड नॉट व्हेन कैश इज रिसीव्ड। इसका फायदा ये है कि अगर मार्च के मंथ की सेल्स हैं तो उसका प्रॉफिट भी उसी मंथ में ही रिकॉर्ड किया जाएगा एंड नॉट व्हेन कैश इज रिसीव्ड, ताकि हम इफेक्टिवली उसको जज कर सकते हैं अपनी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को। That was all about GAAP. Thank you.